Good morning, students. Today I am going to discuss the chapter Surface Chemistry, which is of class 12th, and this is chemistry subject. This is part 2 of surface chemistry. In the previous video I have discussed introduction of surface chemistry. In this video we will discuss furthermore. So, adsorption of gas on solid surface. So let's study about the adsorption of a gas on a solid surface. It is saying that almost all solids adsorb gases to some extent. Fine. And charcoal in gas mask adsorbs poisonous gases on its surface. Silica gel adsorbs moisture and is used for drawing air. So जितने भी solids हैं वो सब कुछ ना कुछ gases अपने surface पे adsorb करते हैं. सिमिलरली चारकोल आपका गैस मास्क में यूज़ होता है, तो चारकोल का क्या काम है? पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब करना अपने सरफेस पे. सिमिलरली सिलिका जेल भी क्या करती है? अपने सरफेस पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है एंड ये यूज़ होता है एयर को ड्राई करने के लिए. एंड द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉलिड इज एक्सप्रेस्ड एज x/m. सो दिस x/m इज़ द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है उस चीज़ को हम x/m से डिनोट करते हैं. नाउ दिस x इज़ योर मास ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m इज़ द मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट. फाइन. m इज़ द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि जो सॉलिड आपने कंसिडर किया है विच इज़ द एड्सॉर्बेंट, एंड द गैस यू आर कंसिडरिंग इज़ द एड्सॉर्बेट. तो जितना x इस m पे डिपॉजिट हो जाएगा उतना ही एड्सॉर्प्शन होगा. सो योर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड अपॉन x/m, कि हाउ मच x हैज़ बिन डिपॉजिटेड ऑन द m. So now factors affecting the extent of adsorption. Now first factor is the nature of the solid, that is the adsorbent. Second factor which depends which basically affect the extent of adsorption is the nature of the gas, that is adsorbate. Third is the pressure, fourth is the temperature, fifth is the activation. So in short, adsorption depends on the nature of adsorbent. More the roughness of a surface, more it has number of pores, hence absorbs more number of gases than the smooth surface. जितना ज़्यादा आपका सरफेस रफ होगा उतने ही उसमें पोर्स होंगे, और जितने पोर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा गैस उस पर एड्जॉर्ब होगी देन दी स्मूथ सरफेस. सो मोस्ट कॉमन एड्जॉर्बेंट आर दी सिलिका जेल एंड दी एक्टिवेटेड चारकोल. सो दीज आर दी मोस्ट कॉमन एड्जॉर्बेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्बेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब कितना एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? सॉलिड के सरफेस एरिया पे, या फिर हम बोलेंगे एड्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसका उतना उसका एड्जॉर्प्शन होगा. नाउ ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ग्रेटर वुड बी द एड्जॉर्प्शन. सो जितना ज़्यादा आपका बेसिकली सरफेस एरिया है सॉलिड का उतना ज़्यादा आपकी एड्जॉर्प्शन होगी. नाउ नेक्स्ट इज़ द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है. आइसोथर्म का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो जब भी कोई भी ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, when it is as the constant temperature, T is constant, where the T is constant, तो ग्राफ होगा आपका आइसोथर्म. उस ग्राफ को हम आइसोथर्म बोलेंगे. तो क्योंकि हम एड्जॉर्प्शन का ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, और एड्जॉर्प्शन के ग्राफ में जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं वो लिए हैं x/m और दी प्रेशर. ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे किस तरीके से डिपेंड करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट ग्राफ इज नोन एज द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. नाउ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड इज अफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ द गैस. अब कितना एड्जॉर्प्शन होगा किसी सॉलिड पे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रेशर ऑफ द गैस पे. A graph between x/m and p at constant temperature is known as the adsorption isotherm. अब जो ग्राफ है x/m और p के बीच में it is at the constant temperature, so हम इसको बोलेंगे adsorption isotherm. And Freundlich was a scientist who gave the isotherm equation which is x/m is equals to kp raised to the power 1/n. This is the Freundlich equation or the Freundlich isotherm. Fine. Where extent of you see here extent of adsorption is equal to kp 1/n. In short, your x/m is directly proportional to the p raised to the power 1/n, and where n is greater than or equal to 1, or you can say 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी. Fine. So your 1/n value basically it is in between your 1/n, it is in between 0 to 1. इससे ज़्यादा नहीं होगी. तो 1/n की वैल्यू अगर 0 to 1 के बीच में है तो n की वैल्यू हमेशा आपकी 1 होगी या उससे बड़ी होगी. ठीक है. सो अब ये ग्राफ हम समझ लेते हैं. अभी हमने पीछे जो इक्वेशन पढ़ी थी x/m इज इक्वल्स टू kp
रेज टू द पावर 1/n। ये ग्राफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म ग्राफ है। अब बेटा देखिए, सपोज़ 1/n की वैल्यू को अगर मैं, अब देखो सिंपल सी बात है, पहले ग्राफ को ही देख लें। ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू mx ग्राफ है, x/m इज इक्वल्स टू y एंड kp आपका mx हो गया। तो x/m हमने y पे लगा दिया और p हमने इधर x पे लगा दिया। एंड नाउ योर k इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ दी स्लोप। फाइन, तो x/m और प्रेशर का जो आप देखेंगे रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो देखें तो ग्राफ सीधा जा तो रहा है, बट उसके बाद थोड़ा एक्सपोनेंशियल हो गया ये। अब ऐसा क्यों हुआ, ज़रा अगर आप ये देखें कि अगर आप 1/n की वैल्यू को 0 पुट कर दें, बिकॉज आई सेड कि 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो 1/n की वैल्यू को अगर आप 0 पुट करें तो 1/n वैल्यू 0 पुट करते ही p 0 हो जाएगा। हेयर x/m इज इक्वल्स टू k, यानी कि अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है आपका इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के। कब, जब आपकी 1/n 0 हो जाएगी तो x/m आपका किससे इक्वल हो जाएगा, k के। सो नाउ योर x/m इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तो ये सिचुएशन आप देखिए ग्राफ में कहाँ पे आ रही है कि आपकी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अब प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गई। ये एक सिचुएशन है आपकी हाई प्रेशर्स पे, यानी कि हाई प्रेशर्स पे आपकी 1/n की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। तभी आपका x/m जो है प्रेशर के क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं 1/n की वैल्यू को 1 पुट करूँ तो उस केस में आपका x/m जो है वो p के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब x/m किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि जितना x/m प्रेशर बढ़ेगा उतना x/m बढ़ेगा, उतनी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। सो अब देखिए स्टार्टिंग में ये जो ग्राफ है आपका लीनियर ही जाता है कि जितना आपका प्रेशर बढ़ रहा है उतना x/m बढ़ेगा। यानी कि ये सिचुएशन कब अराइव होएगी, एट द लो प्रेशर। इट मीन्स एट द लो प्रेशर आपका 1/n का फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। एट हाई प्रेशर्स 1/n आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये इन बिटवीन मॉडरेट प्रेशर में रहेगा तो आपकी 1/n की वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहेगी। इट मीन्स इट इज़ इन द पॉइंट्स। और अगर p की वैल्यू पॉइंट्स में है आपकी तो यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल टाइप कर्व बनेगा। इसी वजह से यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जाने के बाद थोड़ा सा कर्व लेके ये कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि ये कंडीशन कब आएगी, हाई प्रेशर्स पे। इट मीन दिस कंडीशन अराइव्स एट हाई प्रेशर, और इस कंडीशन में 1/n आपका 0 हो जाएगा। ये कंडीशन कब आएगी, लो प्रेशर। इस कंडीशन पे 1/n आपका 1 के इक्वल रहेगा, और इस कंडीशन में 1/n 0 to 1 के बीच में रहेगा। तभी यहाँ पे कर्व आया है आपका। ठीक है, अब आप देखें ज़रा, इसी इक्वेशन को हम लॉग में कन्वर्ट कर दें अगर, तो log x/m इज इक्वल्स टू log kp हो जाएगा। तो log kp को हम लिख सकते हैं log k प्लस log p रेज टू द पावर 1/n, और 1/n पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। सो अब देखिए इस इक्वेशन का ग्राफ, अब ये y इज इक्वल्स टू mxt c टाइप ग्राफ है, सिंपल इसी की तरह ही है सेम। इसी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया है लॉग में। फाइन, तो अब देखिए log x/m, दिस इज़ log k विच इज़ द इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है, और ये 1/n आपकी स्लोप हो गई, और दिस इज़ द log p। तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन जाएगा log y इज इक्वल्स टू mxc टाइप। सो ये ग्राफ जो है फ्रेंडलिच आइसोथर्म है। तो ये आइसोथर्म जो है एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन हुआ है लो प्रेशर और हाई प्रेशर्स और मॉडरेट प्रेशर्स की कंडीशन पे, जो कि फ्रेंडलिच ने एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सिंपल इक्वेशन दे दी और ग्राफ दे दिया, बट उसने एक्सप्लेन नहीं किया। बट ये चीज़ एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटली हुई बाद में। फाइन, तो हमने ये उस एक्सपेरिमेंट से ये ग्राफ प्रूव हो गया कि ये करेक्ट है। एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि आपकी 1/n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करें तो उस केस में आपका जो बेसिकली x/m है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर पे। इसीलिए हाई प्रेशर्स पे जो है ये वैल्यू, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट है, कांस्टेंट रहेगा। तो हाई प्रेशर पे क्या हुआ आपका, हाई प्रेशर पे 1/n की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तभी अब जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसका मतलब यही है, एक प्रेशर पे एक मैक्सिमम प्रेशर रीच करने के बाद और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ नहीं होती। एक मैक्सिमम प्रेशर पे जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गई उसके बाद और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सो ये चीज़ आपकी एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई बाद में। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का प्रेशर से क्या रिलेशन है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बट लीनियर नहीं बढ़ेगा, और डिपेंड करता है प्रेशर कंडीशंस पे। लो प्रेशर पे लीनियर बढ़ रहा है, हाई प्रेशर पे एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, और भी हाई प्रेशर्स पे जाके ये कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये एक ग्राफ है एब्जॉर्प्शन का, ये बिकॉज एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, and therefore the increase in pressure temperature
डिक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन उतना ही डिक्रीज होगा, बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। फाइन। अब ये ग्राफ बनाया हुआ है एक्स बाय एम और टेम्परेचर के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये बोलेंगे इसको हम एड्जॉर्प्शन आइसोबार। जो भी ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर होगा उसे हम आइसोबार बोलेंगे। अब देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए ग्राफ है एक्स बाय एम और टेम्परेचर के बीच में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन क्या होगा आपका घटेगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। केमिजॉर्प्शन में पहले क्या होगा, क्योंकि केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, रिएक्शन होती है, तो उसके लिए देने सम एक्टिवेशन एनर्जी। सो पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिजॉर्प्शन आपका बढ़ेगा, बट एक बार जब मैक्सिमम पहुंच जाएगी वो चीज़, मीन्स जब आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, रिएक्शन एक बार हो जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी एड्जॉर्प्शन घटने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि फिर प्रोडक्ट जो हैं जो बन गए हैं प्रोडक्ट वो वहाँ सरफेस से निकलने लग जाएंगे। सो केमिजॉर्प्शन के केस में थोड़ा सा उल्टा है, पहले तो इंक्रीज़ करती है, बट जब एक बार मैक्सिमम एक्सटेंट पहुंच जाता है, जब वो स्टेज रीच कर जाती है कि आपके प्रोडक्ट बनने लग जाए, उसके बाद आपके एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होने लग जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉलोइड। Now what do you mean by colloid? It is saying depending upon the size of the solute particles, the solutions can be categorized as true solution, suspension in the colloid, and the type of solution in which size of the solute particle is in range of 1 to 100 nanometer is called a colloid. अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज़ पे अगर हम देखें तो साइज़ को देखने की कैटेगरी के बेसिस पे, मीन्स साइज़ कैटेगरी के बेसिस पे 3 तरीके के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रू, एक सस्पेंशन और एक कॉलोइड। तो कॉलोइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे साइज़ जो है पार्टिकल का 1 to 100 नैनोमीटर होगा। एंड कॉलोइड कैसा है, इट इज़ एन हेट्रोजीनियस सिस्टम in which one substance is dispersed in the another substance which is called dispersion medium. So कॉलोइड एक ऐसा हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसमें एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स्ड है। सो जिसके अंदर वो डिस्पर्स्ड है उसे हम डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं, और जिस दूसरे सब्सटेंस के अंदर वो डिस्पर्स्ड है उसे हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। मतलब जैसे सॉल्वेंट सॉल्यूट था, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स है, इसी तरीके से जो कॉलोइड का सॉल्यूट होगा, जिस सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हैं उसे हम डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे, और जिसमें आप मिक्स करेंगे उसे आप डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। Fine. So here solute known as the dispersed phase of the colloidal particles, or solvent known as the dispersion medium. Now the essential difference between a solution and a colloid is that of the particle size. अब मेजर डिफरेंस किस चीज़ का है सॉल्यूशन और कॉलोइड में, पार्टिकल के साइज़ का। While in the solution constituent particles are ions or small molecules. अब सॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, और कॉलोइड में क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, विच में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिंगल मैक्रोम्यूल। अब वो डिस्पर्स्ड फेज के अंदर पार्टिकल एक सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, और वो मैक्रो मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन या पॉलीमर भी हो सकता है, और एन एग्रीग्रेट ऑफ मैनी एटम्स, आयंस और दी मॉलिक्यूल्स। इन शॉर्ट इस केस में ये बोलना चाहता है कि कॉलोइड के केस में जो आपका पार्टिकल होगा या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। वो प्रोटीन हो सकता है क्योंकि प्रोटीन आर दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स हो सकते हैं, या फिर क्लस्टर ऑफ आयंस और दी एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। नाउ कॉलोइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल्स बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। अब कॉलोइडल पार्टिकल्स बड़े तो हैं सिंपल मॉलिक्यूल से, बट इतने भी बड़े नहीं हैं कि वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, तो वो सेटल डाउन वो क्या होते हैं, नहीं होते, वो सस्पेंडेड नहीं रहते हैं। So their range of diameter is between the 1 and 1000 nanometer. So colloidal particles are larger than simple molecules but small enough to remain suspended. So their range of diameters is between 1 and 1000 nanometer. So ये colloidal particles settle down नहीं होते हैं, ये solution में घूमते रहेंगे, suspended रहेंगे। ठीक है, solution में घूमते रहेंगे, बट ये नीचे बैठ के suspension नहीं बनाएंगे आपका, या फिर settle down नहीं होंगे in short. Colloidal particles have an enormous surface area per unit mass as a result of their small size. अब छोटा साइज़ होने की वजह से इसके पास एक enormous surface area per unit mass है, and suppose it is saying consider a cube with 1 centimeter side. It has a total surface area of 6 centimeter square. If it were divided equally into 10 raised to the power 12 cubes, the cubes would be the large colloidal particles and have a total surface area this much. This enormous surface area leads to some special properties of colloid to be discussed later in this unit. तो आप देखें इसमें it is saying that consider a cube with 1 centimeter side
तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर उस क्यूब को 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब को अगर आप 10⁻12 क्यूब्स में डिवाइड कर देंगे तो उन क्यूब्स का जो साइज़ होगा, वो जो क्यूब्स होंगी बेसिकली 10⁻12 क्यूब्स, वो एक लार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज़ जितनी होंगी। तो देखें कि उसका इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर और 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। सो दिस इनॉर्मस सरफेस एरिया लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। सो इस इतना इनॉर्मस और इतना सफिशिएंट सरफेस एरिया होने की वजह से कोलॉइड्स के पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जिन्हें हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे।